नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक होंगे। आइए आज हम लोग कक्षा 8 के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 के अंतर्गत अध्याय 3 संसदीय सरकार, लोग व उनके प्रतिनिधि का अध्ययन करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग आज संसदीय सरकार के बारे में जानते हैं। जरा सोच कर बताइए कि क्या आपके विद्यालय, गांव, शहर या देश की शासन व्यवस्था में हम सभी भागीदार बन सकते हैं? क्या यह मुमकिन है? हाँ, यदि समूह छोटा हो तो शायद यह संभव है कि सारे लोग उसमें बराबरी से हिस्सेदारी कर सके और जरूरी निर्णय लेने व उन्हें लागू करने में बराबर की भूमिका निभाए। लेकिन यदि बात हमारे देश की हो या फिर गांव की भी हो, क्यों न हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय संविधान यह तो निश्चित करता है कि सभी लोग अपने देश की शासन प्रणाली का हिस्सा बने। भारतीय संविधान क्या चाहता है प्यारे बच्चों? भारतीय संविधान यह तो निश्चित करता है कि सभी लोग अपने देश की शासन प्रणाली का हिस्सा बने, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिकों को क्या है? मत देने का अधिकार है, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। यह प्रतिनिधि अलग अलग स्तर पर चुने जाते हैं। इन प्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की राय जाने, लोगों की समस्याओं को सुने और उसे हल करने का प्रयास करें। आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, एक नेताजी हैं, आ गया फिर से वोट मांगने। इस बार मैं इसे बिल्कुल वोट नहीं दूंगा का एक चित्र बना हुआ है। इसमें जनता इस नेताजी से जो है चिढ़े हुए हैं, सतर्क है, क्योंकि वे जानते हैं जनता कि यह नेताजी वोट मांगने आया है, इस बार मैं इसे बिल्कुल वोट नहीं दूंगा। यानी इन्होंने वोट लेकर कुछ काम नहीं किया, जनता के लिए आपने काम नहीं किया। आपको जनता प्रतिनिधि चुना लेकिन आपने कुछ नहीं किया, इसलिए एक वोटर का यह शब्द है। प्यारे बच्चों, इन प्रतिनिधियों की एक जिम्मेवारी होती है कि अपने क्षेत्र के लोगों की राय जाने, लोगों की समस्याओं को सुने और उसे हल करने का प्रयास करें। यह किसका काम है? उस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनका काम है। इन प्रतिनिधियों का चुनाव 5 वर्ष तक के लिए होता है और इनकी जिम्मेदारी लोगों के प्रति होती है। इन वर्षों के दौरान यदि वे ठीक से काम न करें तो लोग इन्हें दूसरी बार वोट न देकर सरकार में शामिल होने से रोक सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस पाठ में यह जानते हैं, इस पाठ से हम लोग जानते हैं कि संसदीय सरकार क्या है। यहाँ पे संसदीय सरकार चुने गए हैं हर क्षेत्र का। अभी आप लोग वैशाली निर्वाचन क्षेत्र से हैं, यहाँ के सांसद अभी श्रीमती बीना कुमारी है, जो भाजपा की नेत्री है। आगे हम लोग देखते हैं कि सही विकल्प को चुने। सही विकल्प को चुनाव करना है। आप लोग देखें प्रश्न को, सही विकल्प को चुनना है। प्रतिनिधि का अर्थ है, प्रतिनिधि का अर्थ है, प्रतिनिधि का अर्थ क्या होता है? प्रतिनिधि का अर्थ होता है कि लोगों द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति। यानी इसका उत्तर और नंबर जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नंबर को हम लोग चुनेंगे। प्रतिनिधि का अर्थ क्या होता है? लोगों द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति।
2 नंबर प्रश्न है कि राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे इन प्रश्न को कि राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर है स, ऑप्शन नंबर स है विधायक। उसको क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। आइए आगे हम लोग जानते हैं लोग स्थानीय शासन की इकाइयाँ जैसे ग्राम पंचायत से लेकर पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संसद तक सभी में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। यह प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कानून बनाने, उन्हें लागू करने तथा लागू करने और लागू करने के बाद क्या होता है, उसे शासन लागू करने और शासन की जरूरी निर्णय लेने का कार्य करते हैं। संसदीय सरकार में प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है। यह समयावधि समाप्त होने पर लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का फिर से मौका मिलता है। उदाहरण के लिए भारत में यह अवधि सामान्यतः 5 साल की है। भारत में कितने साल की है? 5 साल की है। भारत में 5 साल के बाद होने वाले चुनाव में लोग पुराने प्रतिनिधियों को दोबारा वोट न देकर नए प्रतिनिधि भी चुन सकते हैं। हर 5 साल पर चुनाव होता है। अब आइए संसद का गठन। संसद का गठन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। संसदीय सरकार में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों कि आम लोग अपने मत का प्रयोग कर संसद सदस्य के रूप में अपनी प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इस प्रकार संसदीय सरकार में आम लोगों की अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है। 2 नंबर सवाल है कि प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ सीधा संपर्क रखना क्यों जरूरी होता है। ध्यान देंगे कि प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ सीधा संपर्क रखना क्यों जरूरी होता है, तो इसका उत्तर है कि प्रतिनिधियों को आम लोग ही अपने मत का प्रयोग कर चुनते हैं। कौन चुनता है? आम लोग। क्या करके? तो मत से चुनता है, वोट देकर, ताकि वे अपनी उनकी समस्याओं को हल कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ सीधा संपर्क रखना जरूरी होता है, ताकि वे अच्छा काम करेंगे तो लोग अगली बार भी उन्हें सरकार में शामिल होने का मौका देंगे। प्रश्न संख्या 3 है कि प्रतिनिधियों को चुनाव निश्चित समय के लिए ही क्यों किया जाता है। प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए इसलिए किया जाता है ताकि वे निरंकुश न बन जाए, अगले चुनाव में जीतने के लिए वे उचित काम करें, इसलिए उनको बार बार 5 साल के अंतराल में चुना जाता है। अगला सवाल है, क्या आम लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित होती है। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों कि सिद्धांत रूप में तो ऐसा नहीं है, पर व्यवहारिकता में ही ऐसी ही तस्वीर सामने आती है कि लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित होती है। 5 नंबर सवाल है कि प्रतिनिधि चुनाव क्यों जरूरी है। शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। इसका उत्तर हम लोग जानेंगे कि सारी जनता तो सरकार में शामिल हो नहीं सकती है, इसलिए जनता की ओर से प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो सरकार बना चलाकर जनता के हितों में काम करते हैं। अतः प्रतिनिधि चुनाव जरूरी है। 5 प्रश्नों को हम लोगों ने भली भांति जाना। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं प्यारे बच्चों। भारतीय संसद के 3 अंग है। पहला है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर ही संसद बनती है। लोकसभा क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। नाम के अनुसार यहाँ बैठने वाले प्रतिनिधियों यानी लोकसभा सांसदों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है।
ग्राम पंचायत और राज्य विधानसभा की तरह लोकसभा के लिए भी हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस समय लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य भी मनोनीत किए जाते हैं। कुल मिलाकर 543 या 541 2 43 चुने गए जाने के बाद उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर लोकसभा बनती है और लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनते हैं। आगे है राज्यसभा। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग राज्यसभा के बारे में जानेंगे। भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा किसे कहते हैं? भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि का तरह कार्य करती है। राज्यसभा देश के राज्यों के प्रतिनिधि की तरह कार्य करती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा में 238 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्य के लोग ही विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। प्रत्येक 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इस तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है प्यारे बच्चों? 6 वर्ष का। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आगे है कि संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति है। संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति। भारत के संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अभी आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो भारत के राष्ट्रपति का नाम है श्री रामनाथ कोविंद, जो पूर्व बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद चुने गए संसद सदस्यों की सूची तैयार हो जाती है। जिस राजनीतिक दल को बहुमत के लिए आधे से अधिक सीट प्राप्त होती है, उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करती है। भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 543 में से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। यदि किसी एक दल को बहुमत के जरूरी 272 सीट नहीं मिल पाए तो एक से अधिक दल मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। ऐसे गठबंधन सरकार कहलाते हैं। ऐसे सरकार को गठबंधन का सरकार कहते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने जाना कि संसदीय सरकार में लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, और लोकसभा के साथ साथ जो है हम लोगों ने जाना कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो के माध्यम से यह बात जान गए कि राज्यसभा और लोकसभा क्या होता है और संसदीय सरकार का गठन किस प्रकार होता है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इस चीज़ को जान जाए। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, नमस्ते, धन्यवाद।